नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। टॉपिक है हमारा टॉप 50 क्वेश्चंस का, जो आरपीएफ में, यूपी पुलिस में, रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। अंत तक बने रहें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। जैसे बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री को याद नहीं कर पाते हैं, तो कंबाइंड है एक तरीके से, है ना। ये मिश्रण है सारे क्वेश्चंस का। हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसमें एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों को पूछते हैं। लेकिन इस टॉपिक में, इस क्लास में जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, इसमें एंशियंट और मिडिवल के क्वेश्चन हैं। तो अंत तक बने रहें और एक एक प्रश्न को देखें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्लास को शेयर करना ना भूलें भाई साहब, शेयर करें सबसे ज़्यादा। तो पहला प्रश्न देखिए, टॉप 50 हिस्ट्री की हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। जैसे अमीर खुसरो, पॉइंट लिखा है मैंने, अमीर खुसरो किसके दरबार से संबंधित था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। अमीर खुसरो जाना माना एक साहित्यकार था, कवि था, जिसका जन्म एटा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? एटा में, ठीक है। एटा में जन्म हुआ। एटा में एक पटियाली गांव पड़ता है, वहाँ जन्म हुआ था। तबला वादक था, तबला का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। सितार का और तबले का आविष्कार किया था और खड़ी बोली का भी जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से संबंधित था अमीर खुसरो। वैसे दिल्ली सल्तनत में अमीर खुसरो के गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दोनों को यदि हम पढ़ते हैं तो इन दोनों ने दिल्ली के लगभग 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, ये नोट कर लेना एक एक पॉइंट जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। तो किन के दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के में। कालिदास जाने माने साहित्यकार थे, पढ़ाई होगा आपने कालिदास के विषय में। बहुत सारी पुस्तकें कालिदास ने लिखी हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार थे उस समय के प्राचीन इतिहास में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसे किताबों की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत प्रसिद्ध किताब है, मेघदूत बहुत प्रसिद्ध किताब है इनकी, एक ऋतु संहार है ना, और अनेकों महत्वपूर्ण पुस्तकें कालिदास की। सभी पुस्तकों को आप याद कर लीजिए। तो कालिदास कहाँ रहते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। हरिशेन, ये भी कवि थे। हरिशेन कौन थे? कवि। ये किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, ठीक है। समुद्रगुप्त, जिसे नेपोलियन भी कहा गया इतिहास में, नेपोलियन कहा गया। और ये नेपोलियन किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। विंसेंट स्मिथ ने नेपोलियन कहा है। किसको? समुद्रगुप्त को। वाणभट्ट भी कवि थे, किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे वाणभट्ट, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 4 पॉइंटों को नोट कर लो। चीनी यात्री था एक, फाइयान, चीन से आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किन के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। जब ये शासन करते थे, इनको विक्रमादित्य भी कहा गया है इतिहास में। क्या कहा गया है? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड को। और क्या कहा गया है? परम भागवत भी कहा गया है, ठीक है। ये उपाधियां रही है चंद्रगुप्त सेकंड की। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फाइयान कहाँ से आया था? चीन से, चीनी यात्री। यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा गया है ह्वेनसांग। कौन से सांग है ये? ह्वेनसांग को कहा गया है। हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित थे, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, ठीक है। ये भी चीन से ही आए थे भारत। कहाँ से आए थे? चीन से। देश का नाम चीन लिख लेना। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? नालंदा भी चर्चा में था, आपको पता ही है। तो नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने करी थी और जो बिहार के राजगृह में स्थित है। बिहार के कौन से जिले में? राजगृह में। इसे राजगीर के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, पुराने समय पर राजगृह कहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण कराया गया। अब यहाँ पर लगभग 15 देशों के विद्यार्थी अभी भी पढ़ने आते हैं। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय की एक कैंपस की आधारशिला रखी और विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस का उद्घाटन किया वहाँ पर। नेट जीरो कैंपस यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा वहाँ पर, तो उससे वो मुक्त होगा पूरा का पूरा वातावरण, एटमॉस्फेयर, उसका माहौल पूरे कैंपस का, ठीक है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी स्थापित करी गई है नालंदा विश्वविद्यालय में। तो इतिहास में इन्होंने स्थापना करी थी। इब्न बतूता पढ़ते होंगे इब्न बतूता के बारे में। अफ्रीका का यात्री था, अफ्रीका के मूर देश का। कौन से देश का? मूर। इसी को मोरक्को कहते हैं आजकल, इसी को देश को मोरक्को कहते हैं और इसकी राजधानी है रबात। राजधानी क्या है? रबात। और अफ्रीका के कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर में स्थित है अफ्रीका के में, ठीक है। यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि हो रहा है एक। तो इब्न बतूता इसी देश से भारत में आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 1333 में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 1333 में कौन आया? इब्न बतूता।
और इसने इधर आकर के एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम है रेहला। कौन सी पुस्तक लिखी? रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। अलवर्नी 11वीं सदी में भारत आता है, 11वीं 12वीं सदी के बीच में भारत आया था। किसके साथ? गजनबी के साथ। किसके साथ आया? गजनबी। महमूद गजनबी वो व्यक्ति था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार, 17 टाइम्स, 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था अलवर्नी। पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसने भारत में पुराणों का अध्ययन किया था। भारत में पुराणों का अध्ययन किया था अलवर्नी ने आकर के। किसका? पुराणों का। नोट कर लेना। तो प्रश्न लिखा भी है मैंने, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? अलवर्नी था। अगला पॉइंट है धनवंतरी एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धनवंतरी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन रहते थे? नवरत्न रहते थे। नवरत्न रहते थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। ठीक है। उनमें बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कि चिकित्सक के पद पर थे उस समय, धनवंतरी। इसको याद कर लेना। इसका बहुत जगह उल्लेख हमारे यहाँ दिया जाता है धनवंतरी का। ठीक है, नोट कर लेना इसे। अगले पॉइंट की बात करें, चरक। चरक रहते थे बिम्बसार के दरबार में। ये भी चिकित्सक थे। ये बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सक रहे, एक धनवंतरी और एक चरक। धनवंतरी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में और चरक बिम्बसार के दरबार में। ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड बोले तो गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं, और बिम्बसार की बात करें तो हर्यक वंश, जिसने मगध पर स्थापना करी थी सबसे पहले वंश की, जिसका नाम हर्यक वंश था, बिम्बसार ने, है ना। तो इनके समय के जो डॉक्टर्स थे, फेमस डॉक्टर्स थे भाई साहब। सम्राट अशोक ने एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया अपने राज्यपाल के द्वारा। पुष्य वैश्य गुप्त इसका राज्यपाल था अशोक का। तो पानी की बड़ी दिक्कत थी। पानी की दिक्कत कहाँ पे थी उन दिनों? गुजरात। तो सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ पे कराया? गुजरात में। इस राज्यपाल ने किया था। ये अशोक का राज्यपाल था उन दिनों, सौराष्ट्र का। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था जब बिंदुसार गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार जब गद्दी पर बैठा तो बिंदुसार को यूनानियों ने, चूँकि उस समय भारत में कौन थे? यूनानी लेखक थे बहुत सारे जो भारत में आए हुए थे। तो यूनानियों ने अमित्रघात कहा है बिंदुसार को, जैसे सम्राट अशोक को सेंड्रोकोटस कहा है यूनानियों के द्वारा, है ना। ये प्रश्न आते रहते हैं। एक लेखक थे जिनका नाम है कलहड़। इन्होंने किताब लिखी राजत रंगड़ी, ये कश्मीर के ऊपर लिखी। कश्मीर का इतिहास है इसमें। कब लिखी? ये 1148 से 49। उस समय एक राजा थे, राजा जयसिंह, लिख लेना, राजा जयसिंह सेकंड थे। ये कश्मीर के ही राजा थे। तो इन्हीं के जीवन के ऊपर या इनके शासन के ऊपर, कश्मीर के ऊपर लिखी गई पुस्तक राजत रंगड़ी। नोट करते रहिएगा। कोई दिक्कत हो, शक समस्या हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास को शेयर करते रहिए। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, ये मैं बता रहा हूँ। आप क्लास से जुड़े रहिए, एक एक क्लास को देखिए और डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और ना गया है पिछला क्वेश्चन कोई भी बार जो पेपर हुआ था आपका। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जैजाक भुक्ती पढ़ते हैं। बुंदेलखंड का पुराना नाम जैजाक भुक्ती। खुजराहों के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। खुजराहों के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, और खुजराहों के मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। यहाँ पे बागेश्वर धाम को भी पढ़ते हैं हमें ना। बागेश्वर धाम वाले बाबा बहुत फेमस है सोशल मीडिया पे इन दिनों। तो वहीं पर है खुजराहों के मंदिर। यहाँ जैन मंदिर भी हैं, भगवान शिव को भी समर्पित मंदिर है, बहुत सारे अनेक मंदिर हैं। चंदेल वंश के राजाओं ने इनका निर्माण कराया। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला प्रश्न है चंगेज खान 1221 में भारत की सीमा तक आता है। भारत की सीमा में आता है ये सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी के तट तक। और शासन था उस समय इल्तुतमिश का शासन। कौन से राजा का शासन था? इल्तुतमिश का शासन था दिल्ली में। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन गद्दी पर बैठा? इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। तो उस समय चंगेज खान आता है। 1221 में चंगेज खान आता है, लेकिन आक्रमण नहीं हो पाता है। वो सिंधु नदी तक आकर के वापस चला जाता है। तो बस आप सिंधु नदी पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। अगले पॉइंट की बात करें, तैमूर लंग। तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय राजा थे, सुल्तान थे नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के समय में आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने। ये आक्रमण पूछा जाता है 1398 वाला, सबसे ज़्यादा इनका। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये थे तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। 1398 में इन्होंने आक्रमण किया और तुगलक वंश खत्म। उसके बाद एक नया वंश आता है दिल्ली में, और उस वंश का नाम था सैयद वंश।
अगला पॉइंट है सुल्तान ए आजम, जो उपाधि है भाई साहब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट उपाधि रही है दिल्ली में। सुल्तान ए आजम की उपाधि को इल्तुतमिश के द्वारा धारण किया गया था। किसने धारण किया था? इल्तुतमिश ने। सामान्य सी बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेंगे ये पॉइंट, लेकिन आप लिख लो, ये तो बहुत सारे रिसर्च करके पॉइंट लिखे जाते हैं कंबाइंड आपके लिए। तो इल्तुतमिश ने धारण किया था। ऐबक ने 24 जून 1206 को लाहौर को राजधानी बनाया और लाहौर से ही शासन करना शुरू कर दिया था। 24 जून 1206 को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी की सेना में गुलाम के रूप में सेवा देता था। जब भारत आया था मोहम्मद गौरी तो ऐबक भी आया था। जिले ए इलाही, ठीक है, जिले ए इलाही, देख लो क्या नाम है, जिले इलाही की उपाधि है। वैसे ये पेपरों में आता है बहुत। जिले ए इलाही की उपाधि गयासुद्दीन बलबन ने धारण करी थी। किसने धारण करी थी? गयासुद्दीन बलबन ने जिले इलाही की उपाधि। पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है और बलबन वो व्यक्ति था जिसने अपने आप को दिल्ली में ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। कंप्यूटर जी, उसने ये कहा कि आप पूजा किसकी करोगे दिल्ली में? हमारी पूजा करोगे। भगवान कोई नहीं होता, अल्लाह कोई नहीं होता, कोई नहीं है कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ जो भी है हम हैं। तो ये किसने घोषित कर दिया? बलबन। दिल्ली का सुल्तान था ये, गुलाम वंश का शासक था, ममलूक या गुलाम वंश का शासक था। जिले ए इलाही, और आज भी मिलेंगे बहुत सारे जिले ए इलाही, गली गलियों में मिल जाएंगे, शहरों में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे? बहुत जिले इलाही मिलेंगे। शाम को जब वो 75 वाला पी लेते हैं तो जिले इलाही हो जाते हैं, ठीक है। समझ जाइएगा कौन सी बात कर रहा हूँ। तो इसको याद रखना, याद करनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है, परीक्षाओं में बहुत पूछी गई है। होली का त्यौहार, होली है रंगों का त्यौहार। तो होली के त्यौहार को मनाने वाला सिर्फ एकमात्र सुल्तान रहा दिल्ली का जो होली के त्यौहार को मनाता था, और नाम था उसका मोहम्मद बिन तुगलक। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, पूरा भी लिख लेना। मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र शासक था जो हिंदुओं के त्यौहार होली को मनाता था। बाकी का कोई शासक, जितने भी सुल्तान रहे, मुस्लिम सुल्तान रहे, कोई होली के त्यौहार को नहीं मनाता था सिवाय इस व्यक्ति के, मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा ज्ञानधानी व्यक्ति, गणित का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, ऐसे तमाम भाषाओं का ज्ञान आता था। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें पागलपन का अंश था, है ना, पागलपन का अंश था। कौन से शासक में? मोहम्मद बिन तुगलक में। ऐसा कहा है एक इतिहासकार हैं एल्फिस्टन, एल्फिस्टन नामक इतिहासकार ने कहा है कि इस व्यक्ति के अंदर मैं पागलपन का अंश देखता हूँ। उसका कारण है कि जब ये गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसने 5 योजनाएं शुरू करी शासन को सही करने के लिए, चलाने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। तो पाँचों की पाँचों योजना फेल हो गई इसकी। इस वजह से इतिहासकारों ने कहा है कि भाई इसमें कोई ना कोई ऐसा अंश रहा कि जो पागल हो गया होगा कभी, ठीक है। लेकिन होली के त्यौहार को मनाता था। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना। जौनपुर यूपी का शहर है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। नदी है यहाँ पे गोमती नदी, यूपी के कौन सी दिशा में स्थित है? पूर्वी दिशा में स्थित है। इसे उत्तर प्रदेश का सिराज कहा जाता है, ये क्वेश्चन नोट करना, या पूर्वी उत्तर प्रदेश का सिराज या भारत का सिराज भी कहते हैं। कौन से शहर को? जौनपुर को। गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई की याद में करी, अपने एक भाई जूना खां की याद में करी थी। किसकी याद में करी थी? जूना खां की याद में स्थापना करी थी, ये नोट कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में कौन से वंश की नींव रखी गई? सैयद वंश की नींव। जब तैमूर लंग ने तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद पर जब आक्रमण कर दिया 1398 में दिल्ली में, तो बिल्कुल नष्ट कर दिया था तैमूर लंग के, तुगलक वंश के अंतिम जो शासक था उसको बहुत कत्लेआम किया। 13, 14, 15 दिन तक दिल्ली में रुका। कौन? तैमूर लंग रुका था, और इतना कत्लेआम किया, इतने लोगों को काट के मारा। दिल्ली और मेरठ की सड़कों पर लाशों के ढेर जमा हो गए थे। इतने बड़े पैमाने पर तैमूर लंग ने लोगों को काट करके मारा था। तो इसके बाद अगला वंश जो दिल्ली में आया था, इस वंश को तो खत्म ही कर दिया। ये अंतिम शासक था 1398 में तुगलक वंश का, जिसके ऊपर तैमूर लंग ने आक्रमण किया। तैमूर लंग कहाँ से आया? बाढ़ से आया। दिल्ली में कौन था उस समय? तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद। इसके बाद आता है सैयद वंश। तो सैयद वंश की स्थापना होती है इस प्रश्न के हिसाब से। एक कृषि विभाग बनाया गया। कौन सा विभाग? कृषि विभाग। जैसे आज भी है कृषि विभाग,
तो भारत सरकार में कृषि मंत्रालय किसको दिया गया, कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि भारत सरकार में कृषि विभाग किसको दिया गया है। भारत सरकार में मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत में कृषि विभाग अमीर ए कोही कहते थे। क्या बोलते थे, अमीर ए कोही। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था अमीर ए कोही। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक एक। अलाई का दरवाज़ा, ये एक दरवाज़ा है जिसको नाम दिया गया अलाई का दरवाज़ा, मतलब प्रवेश करने के लिए एक दरवाज़ा बनाया गया जिसका नाम अलाई का दरवाज़ा दिया गया। तो ये किसके द्वारा निर्माण कराया गया, अलाउद्दीन के द्वारा निर्माण कराया गया 1311 में। अलाई का दरवाज़ा दिल्ली में ही है, कुतुब मीनार के पास स्थित है। ये अलाई का दरवाज़ा भैया कहाँ पे स्थित है, कुतुब मीनार के पास। यहीं पे इल्तुतमिश का मकबरा भी है, यहीं इल्तुतमिश का मकबरा है, यहीं पे कुतुब मीनार है और यहीं पे अलाई का दरवाज़ा है दिल्ली में। ये किसने बनवाया था भैया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है। आगरा शहर की स्थापना 1504 में की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। 1504 सिकंदर लोदी आगरा शहर को बसाता है। लोदी वंश के शासकों में दूसरे नंबर का शासक था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने करी, उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में स्थित है 1565 से 1572 तक। हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया, जिसमें ईरानी वास्तुकला और भारतीय वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया। 4 भाग पद्धति का इस्तेमाल किया गया हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे में लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया बनाने में। ठीक है। और ईरानी परंपरा और भारतीय परंपरा को जोड़ के बनाया गया। 65 में काम शुरू हुआ था, 1565 में 1572 तक इस मकबरे का निर्माण पूरा होता है। हुमायूं का मकबरा तो है ही ये मेन, लेकिन हुमायूं के मकबरे के अलावा इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मुगलों को जो दफनाया गया वो हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। उसमें से शाहजहां के 3 पुत्रों को भी दफनाया गया, शाह शुजा, मुराद बख्श और आपका दारा शिकोह। इन 3 पुत्रों को भी हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। और इनके अलावा तमाम दुनिया भर के लोगों की कब्रें हैं। आप कभी दिल्ली जाएंगे तो हुमायूं के मकबरा जाएंगे तो वहाँ देख पाएंगे तमाम चारों तरफ कब्र मिलेंगी आपको हुमायूं के मकबरे में। तो हुमायूं के मकबरे को याद रखिएगा। हुमायूं के मकबरे के बाद में शाहजहां ताजमहल बनाता है। तो ताजमहल को बनाने की जो स्थलाकृति है, जो वास्तुकला है, जो डिज़ाइन है उसकी, वो हुमायूं के मकबरे की कॉपी की गई है ताजमहल को बनाने में, आगरा के ताजमहल को बनाने में। और आगरा में ताजमहल से पहले एक और इमारत बनाई गई जो यमुना नदी के तट पर स्थित है, एतमा दौला का मकबरा। एतमा दौला के मकबरे का निर्माण नूर जहां ने करवाया था, जो कि जहांगीर की बेगम थी, ईरान के रहने वाले थे, जो जहांगीर के समय में भारत आए थे। तो एतमा दौला नूर जहां के पिताजी थे जो ईरान से आए थे, यानी कि जहांगीर के ससुर साहब। तो नूर जहां ने निर्माण कराया अपने पिता के मकबरे का। यह आगरा में स्थित है एतमा दौला। पहला मकबरा था मुगलों में जिसमें पूर्णतः संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। और इसी का भी हूबहू कहीं ना कहीं मानते हैं एतमा दौला और हुमायूं, इन्हीं की कॉपी करी गई ताजमहल को बनाने के लिए। आप कभी घूमने जाएंगे तो आप देख पाएंगे, फिर आप दिमाग में अंदाज लगाइए किस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, तो टॉप 50 क्वेश्चंस थे हिस्ट्री के, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। क्वालिटी बढ़ा करके देख लिया करें क्लास को। आप 5G सभी के मोबाइल में चलता है, अनलिमिटेड 5G चल रहा है, तो नेट की टेंशन ना लिया करो। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो क्लास को अपने मित्रों और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए। सभी को नमस्कार, राधे राधे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप।